आज इस चैनल पे करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का सेशन देखने से पहले मॉडल ऑफ द सेशन समझ लेते हैं, कैसे इस सेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि सर करंट अफेयर की तैयारी करनी है, क्या करें, तो सबसे पहला जवाब होता है न्यूज़पेपर पढ़िए सर। जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। तो इस सीरीज में जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं, द हिंदू को बहुत बढ़िया माना जाता है। द हिंदू पढ़ लो तो बहुत एक्सटेंसिव कवरेज हो जाता है। कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस को सजेस्ट करते हैं, कुछ लोग वीडियो सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़ चैनल देखिए या फिर ऑल इंडिया रेडियो सुनिए। तो इन सबको कवर करते हुए जो डेली न्यूज़पेपर में आएगा टॉपिक, एक आप समझिए स्ट्रक्चर की न्यूज़पेपर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, साइट है, वेबसाइट है, उससे या फिर कोई रिपोर्ट आया है इससे, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में इस तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। और इससे आपका दो फायदा हो जाएगा कि करंट अफेयर का डेली न्यूज़पेपर का भी तैयारी चलता रहेगा और दूसरा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होगा। पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं या जो पार्ट करंट अफेयर का ही पार्ट बहुत सारा स्टैटिक से कनेक्टेड होता है, जीएस से कनेक्टेड होता है, तो उसको भी इस सेशन में कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का न्यूज़पेपर में क्या क्या आया था। तो मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, वहां पे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है। फिनटेक क्या होता है? ये दो वर्ड से बना हुआ वर्ड है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। ये महाराष्ट्र के मुंबई में हो रहा है। सवाल इससे दो तरीके के बन सकते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो जवाब होगा मुंबई, ठीक है। या फिर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? तो मुंबई। इसको अटेंड करने के बाद एक 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट, पोर्ट डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र के ही पालघर डिस्ट्रिक्ट में। इसका फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। वर्किंग वुमेन के लिए अभी हाल में जो कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ बहुत दुखद था और इसमें लोगों का जायज गुस्सा भी दिखा। तो उसी को एड्रेस करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वर्किंग वुमेन के सेफ्टी के लिए एक शी बॉक्स नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का मतलब क्या हुआ? क्या सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है इसलिए बोल रहे हैं? तो नहीं। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का मतलब हुआ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज या इंस्टीट्यूशंस डाटा कलेक्ट करेंगी वो इस पोर्टल पे अवेलेबल होगा, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड पोर्टल कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम है शी बॉक्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आपका कोई भी सवाल फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से गलत नहीं होगा क्योंकि उसमें पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। कब उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, उसके कितने मेंबर्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा और आई बटन पे आपके राइट साइड में ऊपर में ये इसका लिंक वहां पे भी अवेलेबल होगा जब वीडियो आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद तो ये एससीओ का जो मीटिंग है ये अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। अक्टूबर 2024 में ये मीटिंग होने वाला है और इस बार पाकिस्तान इसको हेड कर रहा है।
तो पाकिस्तान ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है इस काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में, अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए, वो था इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड यानी यूरेनियम से इसका रिएक्टर पावर्ड होता है, यूरेनियम से पावर्ड होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च किया गया है। जो सबमरीन लॉन्च किया गया है उसका नाम है अरिघात, ARIGHAAT, अरिघात। ठीक है, ये सेकेंड है तो पहला कौन सा था? पहला सा अरिहंत। इसका लॉन्च हुआ था 2009 में। ठीक है, और इसको कमीशन किया गया था 2016 में। कमीशन का मतलब होता है कि ये अपना सर्विस देना शुरू कर दिया डिफेंस सर्विसेज को। ये 2016 में कमीशन हो गया था अरिहंत, क्योंकि लॉन्च होने के बाद बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, ये कितना कारगर है, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, इस तरह के आयाम देखे जाते हैं। तो इसलिए लॉन्च ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था और 2016 में फिर इसको कमीशन किया गया था। अभी अरिघात को राजनाथ सिंह इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और ये जो सबमरीन प्रोजेक्ट था ये लगभग 1980s के टाइम में लॉन्च किया गया था और फिर अब जाकर 2 बने हैं, 3 बनाना है टोटल, एक और बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 का तो नाम आप याद रखेंगे, अरिहंत एंड अरिघात। उसके बाद आइए देखते हैं टॉपिक्स जो हम एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं। सवाल जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है इसको ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और इसके जवाब आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन में ये समझिए कि कौन सा सवाल आपको आता था। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। पढ़ लेंगे उसके बारे में और याद रखेंगे। अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं आप, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए। ये एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया जाएगा जिसमें हर दिन न्यूज़पेपर वाले सेक्शन को और जो करंट अफेयर के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी चुन चुन कर अलग अलग पोर्टल्स से, वेबसाइट से और गवर्नमेंट सोर्सेस से इकट्ठा करके हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने सुना होगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं फिर आपको विजिबल होगा ये। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने हैं इंडिया में? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टोटल 11 है। ठीक है, तो जैसे मैं मैप से आपको समझा देता हूं। अगर आप देखें, समझिए इंडिया का मैप है, यहाँ दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, महाराष्ट्र है। तो ये कॉरिडोर्स इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारे। ठीक है, अब इन कॉरिडोर्स को डेवलप तो कर दिया गया, बीच के एरियाज अनडेवलप्ड रह गए। ठीक है, तो इनको डेवलप करने के लिए बीच में नोड्स सिटीज बनाए गए, नोड्स, NODES। नोड्स वैसे हिंदी में इसको गांठ कहते हैं, गिट्ठा जिसको बोलते हैं बिहार में। तो ये नोड्स सिटीज होंगे। इससे ये फायदा होगा कि इसके आसपास के रीजन जो होंगे वो भी डेवलप्ड होंगे। एस्पिरेशनल, जैसा स्मार्ट सिटी होता है ना, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी सिटी को आप, जैसे आप पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो उसके आसपास के जो शहर या गांव हैं उन पे भी उसका असर पड़ेगा और वो भी डेवलप होंगे। तो उसी तरह से ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने अभी मीटिंग किया, कैबिनेट मीटिंग हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट को। तो इन्होंने 12 ऐसे एरियाज डिसाइड किए हैं, सिटीज डिसाइड किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उत्तराखंड में है, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार के गया में है, गया को डेवलप किया जाएगा। गया कहाँ आएगा? गया आएगा
अमृतसर और कोलकाता के बीच वाले कॉरिडोर में, ठीक है। फिर तेलंगाना आएगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन स्टेट्स में ये नोड सिटीज डेवलप किए जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने हैं, मैंने आपको बताया अभी कि 11 हैं इसका जवाब। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु। अच्छा, मैं आपको ऑफिशियल साइट पे ले चलता हूं, क्योंकि यहाँ पे कलर कोडिंग जो है वो सही नहीं किया है। जैसे आप देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सीबीआईसी टू कोची वाया कोयम्बटूर। सीबीआईसी क्या है, चेन्नई बेंगलुरु का जो कॉरिडोर है ये कॉरिडोर है। अब इसको इन्होंने गलत कलर से मार्क किया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। आप इस चार्ट से सिर्फ 11 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनका नाम देख सकते हैं। पहले हम अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं, और ये देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं ये हमारे कंट्री के। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली टू मुंबई। अमृतसर कोलकाता, ये अमृतसर से कोलकाता, इसके बीच में एक गया पड़ेगा, इसको डेवलप किया जा रहा है। फिर चेन्नई टू बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई और बेंगलुरु को कनेक्ट किया जाएगा। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो विशाखापट्टनम और चेन्नई को कनेक्ट किया जाएगा। ये ईस्टर्न कोस्ट पे है इंडिया के। उसी तरह से उड़ीसा का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद नागपुर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सटेंशन ऑफ चेन्नई बेंगलुरु। ये एक चेन्नई और बेंगलोर का जो कॉरिडोर था ऊपर में, जो अभी दिखाया आपको, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू कोची वाया कोयम्बटूर। फिर दिल्ली और नागपुर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसमें टोटल 4 प्रोजेक्ट्स थे, पूरा एक बार देख ही लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। गुजरात के ढोलेरा में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया गया। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, औरिक नाम से है ये, महाराष्ट्र में, इसको डेवलप किया गया। ग्रेटर नोएडा को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप किया गया है। और मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी, इसको डेवलप किया गया। तो 4 ऐसे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर दिया गया है। अब 12 और प्रपोज्ड हुए हैं, 4 पे काम चल रहा है, तो मतलब 4 कंप्लीट हो चुका है, 4 पे काम चल रहा है, 8 और 12 को और सैंक्शन मिला है, तो टोटल 20 इंडस्ट्रियल सिटीज हो जाएंगे इंडिया के पास, ठीक है। इनको डेवलप करने के बाद गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2030 तक 2 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का एक्सपोर्ट होगा वो 2 ट्रिलियन का होगा, ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। तो हम वापस आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट है गवर्नमेंट का, 2030 तक एक्सपोर्ट करना है, इतने का एक्सपोर्ट अचीव कर लेना है, एनुअल एक्सपोर्ट, ठीक है। अगला सवाल है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आप वीडियो पॉज करके और फिर इसका स्टेटमेंट सब पढ़िए और फिर सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 विद अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़। ये एक फंड जो क्रिएट किया गया, ये 1 लाख करोड़ का फंड क्रिएट किया गया 2020 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स। वायबल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, 100 रुपया लगाया आपने और उसमें आपको फायदा कितना हुआ? तो 80 रुपये का फायदा हो गया, तो ये वायबल प्रोजेक्ट है, आपको बेनिफिट हुआ इससे। लेकिन मान लो आपने 100 रुपया लगाया और इसमें आपको नुकसान ही हो गया, मान लो 5 ही रुपये का नुकसान हुआ, तो ये तो वायबल नहीं हुआ।
ठीक है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो जो वायबल प्रोजेक्ट्स होगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है। सेकंड ऑप्शन सी है, इट इन्वेस्ट इन कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स क्या होता है? जैसे मान लो गांव में कम्युनिटी का, ग्राम सभा का बड़ा जो मशीनरी होता है, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर मशीन हो गया, या फिर गोडाउन हो गया जहां अनाज इकट्ठा करने का फैसिलिटी हो। तो जो कम्युनिटी, फार्मर कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है। या फिर ये सारे स्टेटमेंट सही हैं और इसमें नन ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है? इसका जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि यहां पे शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, अगर आपने पॉज करके सुना होगा, देखा होगा और इस स्टेटमेंट को पढ़ा होगा अच्छे से, तो कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है। इसमें क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट जो भी अनाज किसान प्रोड्यूस करेगा उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसका मार्केटिंग कैसे हो, सप्लाई चेन कैसा होना चाहिए, इस तरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को क्रिएट किया गया है। ठीक है, 2020 में इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया था और 1 लाख करोड़ रुपए के का है ये एक फंड जो है, इसका कैपेसिटी है 1 लाख करोड़। इसलिए कॉर्पस बोलते हैं, कॉर्पस यानी कि इसमें 1 लाख करोड़ रुपए डालकर इस फंड को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। विच हिंदू गॉड इज वर्शिप्ड इन सबरीमाला? अच्छा, एक टॉपिक छूट गया हमारा, जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलप डिस्कशन कर रहे थे। इसमें दो वो टर्म्स आते हैं, प्लग एंड प्ले। गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको क्लीन कर लूं। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। और दूसरा टर्म है वॉक टू वर्क। ये दोनों टर्म यूज होते हैं, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ दे क्या मतलब होता है इसका। वैसे आपको अगर आंसर राइटिंग में इसकी जरूरत बिल्कुल पड़ेगी 100%। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये हुआ, जो ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का ये स्ट्रेटजी है कि इस स्मार्ट सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पे ऑलरेडी डेवलप कर दिया जाए ताकि कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो डायरेक्टली आकर वहां पे अपना सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर सकता है, उसको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने देखा था ढोलेरा, वो बहुत अच्छा गिफ्ट सिटी भी डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी गवर्नमेंट कंपनीज को अलाउ करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, वो डायरेक्ट अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वॉक टू वर्क जो टर्म है, इसका ये मतलब है कि जैसे आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया एक तरफ होता है और इंडस्ट्रियल एरिया एक तरफ होता है। तो फिर एम्प्लॉयज को ट्रैवल करने में मुश्किल होती है, जो वेहिकुलर मूवमेंट होता है, गाड़ियां चलती है इतनी, तो उससे इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सस्टेनेबल तो नहीं है। कितना आप ट्रैवल करेंगे, एमिशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा फिर उसके वजह से। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी ये सस्टेनेबल नहीं है। डेली 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आप जॉब पे जा रहे हैं तो ये वायबल नहीं है। इसलिए ये वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक ही प्रेमाइसिस में एक ही बिल्डिंग होगा, एक ही कंपाउंड होगा, उसमें ऑफिस भी होगा और रेसिडेंशियल एरिया भी होगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं
चलिए हम वापस चलते हैं। गॉड्स सबरीमाला जो केरला में है, सबरीमाला मंदिर, तो इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है? विष्णु, शिवा, मुरुगन या अयप्पन? तो केरला का जो मंदिर है, आप साउथ से अगर एलिमिनेशन वाला टेक्निक कुछ लोगों ने जो सीखा होगा, तो अब सोचेंगे कि साउथ का है तो साउथ इंडियन गॉड्स दो लग रहे हैं, मुरुगन और अयप्पन, इनमें से कोई तुक्का मार दो तो हो सकता है आप लकी हो और सही हो जाए। सही जवाब इसका अयप्पन है। विष्णु, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, अवतार लेने की कहानियां हैं हमारे किताबों में, और पुनर्जन्म की भी बात कही जाती है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे सनातन धर्म में है। तो इसी के आधार पे विष्णु जी का बताया जाता है कि इन्होंने मोहिनी अवतार लिया था, और अयप्पन जो है ये मोहिनी और शिव के पुत्र थे। इन्हीं की पूजा होती है सबरीमाला में। सबरीमाला मंदिर जो केरला वाला है, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि जो 15 साल से 50 साल की महिलाएं हैं उनको इस मंदिर में एंट्री नहीं दिया जा सकता है। तो इसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और फिर परमिशन दे दिया गया था। तो ये जो मंदिर है, अब पहले क्या होता था, वैष्णवाइट्स होते थे, वैष्णवाइट्स होते थे, विष्णु के जो पुजारी होते थे ये अलग ग्रुप था, और शैवाइट्स होते थे जो शिव की पूजा करते थे, ये अलग होते थे। जो अघोरी और तांत्रिक, ऐसे जो ऐसा जो कम्युनिटी था, ग्रुप था पुजारियों का, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, बिल्कुल अलग था इनका फिलॉसफी। तो ये जो मंदिर है ये इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि ये पुत्र तो मोहिनी और शिव के हैं, यानी कि विष्णु और शिव के हैं। तो इस तरह से ये सबरीमाला मंदिर जो केरला का है, ये ब्रिज है विष्णवाइट्स और शैवाइट्स के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। विच इज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस जो है, इसका पहला कौन सा यह फॉरेन कंट्री था जिसने इसको अडॉप्ट किया? तो जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, पेमेंट का जो सिस्टम है, क्यूआर कोड से जो हम स्कैन करते हैं और फटाक से पेमेंट चला जाता है, ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है रियल टाइम में पेमेंट ट्रांसफर के लिए। तो कौन सा कंट्री था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनमें से कौन सी कंट्री ने सबसे पहले अडॉप्ट किया यूपीआई सिस्टम को, इंडिया के यूपीआई सिस्टम को? तो इसका जवाब है नेपाल ने पहले, सबसे पहले किया है। अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मॉरिशस मॉरिशस ने यूपीआई सिस्टम और रुपे कार्ड को अपने कंट्री में भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये नॉन एशियन पहला कंट्री होगा जो रुपे कार्ड अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रहा है, और पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने यूपीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है अपने कंट्री में। मॉरिशस कहाँ है? अफ्रीका में। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा, क्योंकि पता नहीं था कि अफ्रीका में मॉरिशस आता है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए हम चलते हैं इंडियन ओशियन में मॉरिशस। ठीक है, बगल में ये रियूनियन है, ये भी एक आइलैंड है, फ्रांस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आप देखिए, अफ्रीका है, इंडियन ओशियन है, और ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे मॉरिशस है, ये अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है ये। तो ये कंट्री पहला अफ्रीकन कंट्री बना है जहां पे यूपीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब यूपीआई का इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसका कोई वजह होगा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे मान लो नेपाल कंट्री है और इंडिया है, अब कोई नेपाल से इंडिया आता है ट्रेवल करने के लिए, उसको पेमेंट करना है,
तो करेंसी में फिर वो चेंज करेगा इंडियन करेंसी में, तो उससे बेहतर है ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगा और बहुत जल्दी हो जाएगा ट्रांसफर। तो जो इंडिया का कंपनी है, जो भी यूपीआई प्लेटफॉर्म है, गूगल पे हुआ या फिर जो भी है, पेटीएम है, तो इसका यूज करके ये नेपाली लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। या फिर इंडिया से अगर कोई गया है तो कोई भी इंडियन वहां पे इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके पेमेंट कर सकता है। तो ये सुविधा होगी टूरिस्ट लोगों के लिए। उसी तरह अगर आप मॉरिशस घूमने जाते हैं और वहां पे आपको पेमेंट करना है, तो वहां का प्लेटफॉर्म यूज करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये करेंसी एक्सचेंज वाला जो प्रॉब्लम होता है बहुत बार, उसको ये एड्रेस करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखेंगे सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, पहले समझते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ये इंडिया के अंदर जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ये हैंडल करता है, एनपीसीआई। और इसी का इंटरनेशनल बॉडी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं एनआईपीएल। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई हो गया, और इसको टोटल को एन मान लो, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल हो गया। ये इंटरनेशनल 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 आर्म ऑफ, यानी कि आर्म मतलब हाथ। तो ये एनपीसीआई का इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल आर्म है, जो कि इस तरह के फंक्शंस को फैसिलिटेट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। आरबीआई के द्वारा एक कंपटीशन करवाया जा रहा है जिसमें प्राइज मनी 10 लाख रुपए है, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए करवाया जा रहा है। आई बटन पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप वो देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट किया है, लेकिन पूरे डिटेल में आपको 1 मिनट का वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। उसमें बताया गया है आरबीआई का जो कंपटीशन करवाया जा रहा है, आरबीआई का 90 साल पूरा हुआ है। तो ये एक और सवाल बन जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन का 90 साल पूरा हुआ है। तो आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 90 साल पूरा हुआ है, और उसी के सेलिब्रेशन में ये लोग एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये सवाल कह रहा है आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम है और ये सीईओ का नाम है। आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो फेसबुक वाले को तो सब लोग जानते होंगे, मार्क जकरबर्ग। व्हाट्सएप, विल कैथकार्ट। स्नैपचैट, इवान स्पीगल। टेलीग्राम, पावेल दुरोव। इसमें गलत कौन सा है बताइएगा। पावेल दुरोव को अभी अरेस्ट किया गया है, ये टेलीग्राम के सीईओ हैं। खैर इसमें कोई गलत नहीं है, सारा सही है। आंसर इसका नन ऑफ दी अबव होगा। तो पावेल दुरोव को फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट किया है। फ्रेंच पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये फ्रांस के ही सिटीजन हैं। वैसे ये पहले रशियन थे, रशिया के सिटीजन थे बाय बर्थ, लेकिन फिर इन्होंने अपना सिटीजनशिप चेंज किया। रहते ये यूएई में है, दुबई में, और फ्रांस के सिटीजन हैं। तो वहां पे जब ये गए तो वहां की पुलिस ने इनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया। इसका एलिगेशन ये था कि जब टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो ऐप है, यहाँ पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज होते हैं, और ये मॉडरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मॉडरेटर क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना लिए जिसमें सिर्फ चुटकुला और हंसी वाले वीडियोस डाल रहे हैं। अब उसमें कोई पढ़ाई का वीडियो भेज देगा तो बुरा लगेगा ना। तो फिर उसको या तो आप ब्लॉक कर दो, उसके मैसेज को डिलीट कर दो। ये अथॉरिटी किसके पास होगा, एडमिन के पास होगा। तो इसी तरह से चैट ग्रुप का जो एडमिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन जो है चैट ग्रुप का, ये एक मॉडरेटर का काम करता है। उसमें जिस पर्पस के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, अगर उससे रिलेवेंट कुछ नहीं है और हटकर है तो उसको वो डिलीट कर सकता है। जो मेंबर उस पर गलत तरीके से यूज कर रहा है
उसको ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर ये एलिगेशन है कि यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट है उसको सर्कुलेट किया जाता है और टेलीग्राम अपना मॉडरेटर यूज नहीं करता है। और दूसरा एलिगेशन ये था कि ये प्राइवेसी को इतना प्रायोरिटी देते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सेस नहीं देते हैं टेलीग्राम के चैट्स को रीड करने का। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सिक्योर ज़्यादा होता है, व्हाट्सएप से तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। न्यूज़पेपर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा और इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और स्टैटिक पोर्शन जीएस के लिए भी हम कुछ करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ का जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए भी कुछ न कुछ लाया जाएगा। अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई बदलाव चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट करके बताइए।